कहां पर थे? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। हाँ, ऐसा ही कुछ था। तो देखो, हमने कल पढ़ा था भाई जेंडर। अब जेंडर की बात करेंगे तो सभी को पता है मेल और फीमेल की बात हो रही है यहाँ पे। और जब हम सिविक्स में मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर सीधा सीधा मीनिंग हम अपने आप माइंड में ना डेवलप करेंगे कि यहाँ पर हम सारी की सारी वो बातें पढ़ेंगे जहां पर मेल और फीमेल के बीच में काफी सारे डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन का मीन समझ गए? जहां पर मेल को शायद ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है फीमेल से। हिस्ट्री से हम देखते आ रहे हैं, अगर सिविक्स को लें, पॉलिटी को लें, तो राइट टू वोट कहीं नहीं था, फीमेल्स के पास था ही नहीं राइट टू वोट। अब राइट टू वोट लेके आना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? राइट टू वोट उनको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। लेकिन ये सारा का सारा काम करेगा कौन? अभी अभी हमने बताया कि मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की बात होगी और राइट टू वोट काम करेगा। तो राइट टू वोट अगर उनको लेना है तो ये कौन करेगा? फीमेल को करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? फेमिनिस्ट मूवमेंट से होगा। वो कैसे? कि भाई लिटरेसी रेट बढ़ाइए अपनी, वुमेन्स को, जो गर्ल चाइल्ड है उनको स्कूल में भेजिए पढ़ने के लिए। साथ साथ क्या करेंगे? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में डालिए। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग समझते हैं? कि जो भी जहां पर सीट से जाए, लोकसभा की हो, राज्यसभा की, या फिर असेंबलीज की हो, उनमें वुमेन्स को डाला जाए। तभी वुमेन्स को राइट टू वोट मिलेगा और उनको क्या मिलेगी? इक्वलिटी मिल सकती है। ये हमने कल पढ़ा था। जेंडर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा था, बस आज हमने इसको एक बार रिवाइज किया है। आज हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रिलीजन एंड कम्युनिज्म। ऐसा ही कुछ है। अच्छा, आपको नोट्स मिल गए होंगे शायद। रिलीजन एंड कम्युनिज्म की बात करेंगे ना, तो एक बात याद रखेंगे कि इंडिया की, तो मैं कल भी बताया था कि इंडिया की पॉलिटिक्स किन पे चलती है? तीन चीजों पर चलती है। या तो जाति के नाम पे चलेगी, कास्ट के नाम पे, या धर्म के नाम पे चलेगी। ठीक है। और तीसरा आपका है ही जेंडर। ये इस पे नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी इसको काउंट करते हैं क्योंकि यार इंडिया में मैंने कल आपको दो वर्ड बताए थे, एक तो मैट्रियार्की, पैट्रियार्की। ठीक है। इंडिया में जब बाहर कोई भी बाहर का काम करने की कभी भी बात आती है ना, तो वहां पर पैट्रियार्की अप्लाई होती है। मीन्स जो फादर ने कह दिया ना घर पे, वही फाइनल होता है, मैक्स यही रहता है। तो अब पढ़ते हैं हम रिलीजन और कम्युनिज्म। काफी सारे हमारी हिस्ट्री को उठा लीजिए। हिस्ट्री में आपको याद हो तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे 1931 में, 1932 में और 1930। गांधी जी ने केवल थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। और क्यों अटेंड किया था? क्योंकि जो शुरू के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे ना, वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या चल रहे थे? कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, डिस्प्यूट्स थे। वो कहते थे कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जो दलित्स हैं उनको प्रायोरिटी दीजिए, एजुकेशन दीजिए, इक्वलिटी दीजिए। गांधी जी बोले अभी से कैसे दे दे। फिर उन्होंने एक वर्ड भी एस्टेब्लिश किया था, हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तब ये मान गए, तो इसको बोलते थे हम क्या? गांधी इरविन पैक्ट। इरविन बीच में आए। उस टाइम पर इरविन क्या थे? इंडिया के वाइस रॉय थे। इरविन बीच में आए और इरविन बीच में आने के बाद क्या हुआ? इनमें एक एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है, अगर ये दलित को इक्वलिटी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और जब इक्वलिटी प्रोवाइड करवा दी गई, तब उन्होंने जाके फाइनल किया कि अब मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करूंगा, कोई इश्यू नहीं है। समझ में आया? तो उस टाइम भी, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वहां पर किस टाइप की पॉलिटी चलती थी? रिलीजन से रिलेटेड और कम्युनिटी से रिलेटेड क्या थी? पॉलिटिक्स एप्लीकेबल थी। वहां उस टाइम भी क्या था? कास्ट सिस्टम चलता था कि जो अपर कास्ट से है उनको प्रायोरिटी दे दी है, जो लोअर कास्ट से है वो ऐसे ही है, जो किंग बनेगा वो अपर कास्ट से ही बनेगा, वगैरह वगैरह है सारी चीजें। तो गांधी के बारे में हमने पढ़ा दिया है आपको।
ठीक है, गांधी जी ये मानते थे ना, ये सारी की सारी बातें बताई। अब ह्यूमनिस्ट और रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, काफी सारी जगह ये माना जाता है ना कि अगर कम्युनिटी की बात करें तो एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, माइनॉरिटी। ठीक है, माइनॉरिटीज में जितनी भी कास्ट अवेलेबल है या फिर जितने भी रिलीजन अवेलेबल है, माइनॉरिटी में अभी फिलहाल इंडिया में कौन सा है? मुस्लिम और क्रिश्चियन को माइनॉरिटी के अंदर माना जाता है, हिंदू नहीं है। जब आप आगे जाके गवर्नमेंट फॉर्म फिलअप करेंगे ना, तो वहां पे एक बहुत बड़ा कॉलम मिलेगा, आर यू बिलोंग इन माइनॉरिटी सेक्शन, तो आपको लिखना पड़ेगा नो, हमारी तो मेजोरिटी है। तो माइनॉरिटी का ये मानना है कि अगर माइनॉरिटी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो माइनॉरिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी थोड़ी सी ये कम्युनिज्म वाला कॉन्सेप्ट सामने आता है। ठीक है, मीन्स कम्युनिज्म को पॉलिटिक्स एप्लीकेबल इंडिया में है। जैसे कि बात करूं मैं, अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो गर्मी ज्यादा ही है, मुझे ही लग रही है आज कुछ। हाँ, तो जी सा ही घबरा रहा है अभी। तो उनको लगता है कि अगर पॉलिटिक्स उनको सपोर्ट नहीं करेगी तो उनके कास्ट और रिलीजन है ना खत्म हो जाएंगे बिल्कुल, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में कम्युनिज्म पॉलिटिक्स भी अप्लाई होती है। अगर मैं कुछ एरिया की बात करूं, जैसे हम हमारे एरिया में बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर यादव रहते हैं लगभग ऑलमोस्ट। ठीक है, या फिर कुछ और कास्ट्स भी हैं लेकिन मेजोरिटी में यादव है। और मैं लखनऊ की बात करूं तो वहां पर सारे के सारे मुस्लिम। कास्ट पर और कम्युनिटी दोनों पर बताऊंगा आपको। तो लखनऊ में जो भी सीट आती है ना एवरी टाइम, उस पर कौन विनर रहता है? कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट, क्योंकि मुस्लिम किसको वोट करेगा? मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट करेगा। मुझे इधर की बात आती है तो इधर लास्ट ईयर के आपको बताते हैं कि जब हमारी जो रोहतक लोकसभा लगती है, रोहतक में जब तक हमारी कोसली बेल्ट ओपन नहीं हुई थी तब तक ये हुड्डा के जो भी आगे जनरेशन से हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा शायद, वो आगे थे वोटिंग में। लेकिन जैसे हमारी कोसली बेल्ट ओपन हुई ना, वो बहुत पीछे रह गए। तो इससे क्लियर दिखाई देगा लास्ट ईयर भी जब इलेक्शन हुए थे कि ना, अगर इंडिया में पॉलिटिक्स करनी है ना, अगर इंडिया में किसी को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है तो ये तो सीखना ही पड़ेगा, जाति जाति धर्म धर्म का खेल, कि जिस एरिया में जिस की मेजोरिटी है उसको उसी एरिया में लेके आना पड़ेगा। क्लियर? आगे आता है आपका वुमेन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। A family laws of all religion discriminate against women. Government should change these law to make more equitable. कोई भी अपनी फैमिली हो ना आसपास, वहां पर आप देखना कि मान लो सरपंच के इलेक्शन क्यों ना हो, तो बहुत ही ज्यादा आपने कभी ऐसे देखा है? हमने अभी अभी पढ़ा था कि 1/3 सीट है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व है। ये तो मजबूरी है वुमेन्स को इलेक्शंस को फाइट करवाना, टेस्ट करवाना। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा देखा है कि जनरल सीट आ रखी है, मीन्स उसमें कोई भी इलेक्शन फाइट कर सकता है? उस टाइम पर कोई भी अपने घर में ना किसी भी वुमेन्स को इलेक्शंस के लिए खड़ा करता है? केवल एक सिचुएशन में, जब वुमेन की सीट आई हो। ये ऐसे होता है, एक बार जनरल आ जाएगी जिसमें कोई भी इलेक्शंस को फाइट कर सकता है। एक बार SC ST आ जाएगी, ठीक है, उसमें केवल SC ST वाले करेंगे। एक बार आएगी अपनी कम्युनिटी की, जो सारी की सारी मीन्स OBC की बोलते हैं जिसको, OBC की आ जाएगी जिसमें OBC। फिर आएगी वुमेन्स की, कि जी अब वुमेन्स की, अब केवल वुमेन्स ही फाइट करेंगी। तो हाँ, ऐसे चलता रहेगा सभी का 4 टर्म पे। ऐसा नहीं है सभी का, जनरल का डाल दिया ना, जनरल 1/3 को 1/3 क्यों डाला गया है? क्योंकि जनरल में वुमेन्स को भी तो काउंट कर रहे हैं ना। जनरल में कोई भी इलेक्शंस को फाइट कर सकता है। तो फैमिली लॉज के अकॉर्डिंग हम ऐसे माना जाता है कि ना, जब जनरल कैटेगरी जनरल पोस्ट आई हो तो कोई भी वुमेन को ना इलेक्शंस को
वुमेन इलेक्शंस को क्या नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट करने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। ठीक है, ये है आपका। अब आगे चलते हैं कम्युनलिज्म पर। तो कम्युनलिज्म में क्या है कि कोई भी जब इलेक्शन को फाइट करता है, तो मैं जैसे मान लो कि कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, तो मैं क्या करूंगा ना, वोट अपने क्या बोलते हैं उसको, रैली वगैरह के लिए करने जाऊंगा ना, कंपेनिंग करने के लिए जाऊंगा। तो एक बात हर कोई बोलेगा ना कि मैं अपनी कास्ट या फिर कम्युनिटी को बहुत ही हायर लेवल पर लेके जाऊंगा। इस वर्ड का लगभग एवरी ये इलेक्शन कंटेस्टर्स हैं वो यूज करते हैं, ताकि जो उनकी कम्युनिटी है ना एटलीस्ट वो सपोर्ट करे। इंडिया में मैं आपको फिर से बता देता हूं, केवल 3 ही चीजों पर पॉलिटिक्स चलेगी और इसी पर ही चैप्टर है। जाति धर्म के नाम पर खेलते हैं बस, और कुछ नहीं है। आप लोकल से लोकल इलेक्शन देख लीजिए या फिर चाहे कितना ही बड़ा इलेक्शन देख लीजिए। अब इसमें आता है सेक्युलर स्टेट के बारे में दे रखा है। सेक्युलर स्टेट तो सभी को पता है कि हमें सेक्युलर, हाँ, सभी को इक्वलिटी प्रोवाइड करवा रखी है। लेकिन आप मुझे ये बताइए सोच के, क्या सच में इक्वलिटी है सभी रिलीजन के पास या सभी कास्ट के पास? सोचो, 1 मिनट अपने माइंड को रिवाइंड कीजिए और सोचो, क्या गवर्नमेंट ने सेक्युलर स्टेट में सभी को सेक्युलरिज्म प्रोवाइड करवा रखा है? तो क्या हम मान सकते हैं कि सभी के पास सेक्युलरिटी है, इक्वलिटी है? इक्वलिटी है या नहीं है, ये बताइए। यस और नो में आंसर सोच लो, देन बताइए मुझे। नहीं है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ना, हम किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं। गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेटमेंट ये है, गवर्नमेंट की भी छोड़ो, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलेगा कि मैं किसी भी रिलीजन को नहीं मानता हूं। मेरे सामने सारे के सारे रिलीजन इक्वल है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, मैं सभी को केवल एक ही नजर से देखूंगा। आर्टिकल 14 यही कहता है हमारा, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मीनिंग समझते हैं कि जब तक उसने कोई क्राइम नहीं किया ना, वो आंखों में पट्टी वट्टी बंधी रहती है। जस्टिस की हमारी पर्सोनिफिकेशन है एक, कि जब कोर्ट में जाते हैं तो आंखों में पट्टी बंधे हुए ऐसे, ठीक है, ऐसे खड़े रहते हैं वो लेडीज। इसका मीनिंग क्या है कि लॉ से पहले अगर उसने जब तक कोई क्राइम नहीं किया है, जब तक वो लॉ की आइज में सब इक्वल है, चाहे वो किसी भी कास्ट से रिलेशन रखता हो, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो। इसीलिए वो यूज किया गया है सिंबल। अगर उसने कोई क्राइम कर दिया तो फिर उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जब तक उसका क्राइम प्रूव नहीं हो जाता है, तब तक क्या है, वो सेफ है। उसके साथ कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो एक क्रिमिनल के साथ किया जाता है। ओके, तो गवर्नमेंट बोलती है कि जी बिल्कुल सेक्युलरिज्म को हम मानते हैं, और इसके अकॉर्डिंग कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी कास्ट हो, रिलीजन हो, वो हमारे लिए सब इक्वल है। इस टाइप में ना सेकंड स्टेट में हम जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनने का वो है, क्योंकि सेकंड स्टेट में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो स्टेटमेंट आती है। एक स्टेटमेंट आ गई, बताइए जी ट्रू है या फॉल्स है, या फिर बोल देगा कितनी ट्रू है, या फिर है भी या नहीं है। तो उस टाइप के जब क्वेश्चन बनेंगे ना, तो इस चैप्टर में ना काफी सारे चांसेस बनते हैं क्वेश्चन बनने के। और इससे रिलेटेड तो पूरा का पूरा हमारा प्रीलिम्स भी है, मीन स्टेज 1 भी है, क्योंकि हमें हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा थोड़ा और सिविक्स के बारे में तो है ही। तो बोलेंगे कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया है ना कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते सेकंड में एक पॉइंट में क्लियर कर रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट मीन्स प्रतिबंध बोलते हैं उसको, शायद प्रतिबंध लगा रखा है, बंद कर रखा है, स्टॉप है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। सभी क्या है, इक्वल है जी सभी। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट टू इंटरवेंस टू मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वलिटी विद रिलीजियस कम्युनिटी। स्टेट कहता है चाहे कोई भी किसी भी रिलीजन से कांटेक्ट रखता हो, जब लॉ की बात आएगी ना तो सभी के साथ इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ये सारी के साथ ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो है वो बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है
और वो मजेदार कॉन्सेप्ट क्या है, कास्ट। और इंडिया में तो सबसे ज्यादा चलता है जी, हम यहाँ पर रिलीजन नहीं है, यहाँ पर रिलीजन क्या है, हिंदू रिलीजन है, अब कास्ट कास्ट खेलेंगे नहीं। अब एक गांव में सरपंच का इलेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर सारे के सारे हिंदू हैं, कोई एक, हम इधर की बात करेंगे हरियाणा की, तो हमें शायद ही कहीं कोई मुस्लिम देखने को मिले, सारे के सारे हिंदू मिलेंगे। तो यहाँ पर रिलीजन पॉलिटिक्स थोड़ी खेलेंगे, अब क्या खेलेंगे, कास्ट कास्ट खेलेंगे। अब खेलेंगे जाति जाति। तो जाते जाते दिखाते हैं आपको ना कैसे प्ले करते हैं। जब कास्ट का पॉलिटिक्स की बात की जाएगी, कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात की जाएगी, तब क्या होगा, अभी जो हम पढ़ते आ रहे हैं वैसी सिचुएशन होगी सब में। चाहे जेंडर को लगा के लिए, जेंडर में थोड़ा सा हमें एक्चुअल में जेंडर में ध्यान देने के लिए भी है, काफी सारी थिंकिंग ऐसी भी हैं जो हमें अपने लाइफ में भी ले लेनी चाहिए। जैसे अभी आप बता रहे हो, अभी आप मेरे को सभी बताएंगे कि इक्वलिटी है घर पर आपके प्रॉपर, ये मीन्स जब कोई डिसीजन लेना होगा तो फादर और मदर दोनों मिलकर एक साथ बैठ के लेंगे। मैं बताऊंगा काफी सारे सिचुएशन में नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको, मान लो घर में आपका बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उसके लिए कोई भी लड़का है तो लड़की देख रहे हैं, लड़की है तो लड़का देख रहे हैं, रिश्ते की बात चल रही है। तो वहां पर ना जो फीमेल है उनको जी एक साइड में रख दिया जाएगा, मैं अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूँ फिलहाल। वहां पर जो सारा का सारा बाहर फाइनल करके आएंगे ना, वो कौन रहेंगे, कौन रहेंगे। कभी देखा है फादर और मदर दोनों एक साथ गए हो देखने के लिए, बहुत रेयर चांस है, बहुत ही ज्यादा रेयर चांस, मैक्सिमम पैट्रियार्की है यहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशंस में जहां पर ना बिल्कुल इक्वलिटी होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है ये, तो यहाँ पर इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन इक्वलिटी नाम की यहाँ पर कोई चीज नहीं है। हम मानते हैं कि घर में 2 किलो चीनी लेके आनी है, 1 किलो गुड़ लेके आना है, 1 किलो खंड लेके आनी है, तब मैट्रियार्की पूरी चलेगी, तब मम्मी पूरी की पूरी लिस्ट बना के देगी जी ये लो, ये ऑर्डर है हमारी तरफ से, आज ही आना चाहिए। लेकिन जब कोई भी बाहर के, अब वोटिंग को ही ले लीजिए, वोटिंग में पेरेंट्स ने जो बोल दिया ना, फादर ने जो बोल दिया कि जी यहाँ पर वोट डालना है, तो पूरी फैमिली उनके पीछे पीछे निकल जाएगी जी, ठीक है ये लो। वो हमारी तरफ से सही हो गलत हो अलग मैटर है, फादर ने बोल दिया कि ये मेरा फ्रेंड है और इसी को वोट डालना है, तो क्या होगा, वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे बताइए। कहां पर इक्वेलिटी हुई, इक्वेलिटी दिखाई कहीं आपको जेंडर में। और अगर यहाँ पर दो भाई होते, अब हस्बैंड वाइफ को छोड़ दो, दो भाई हैं, एक भाई दूसरे को बोल रहा भाई ये मेरे साथ क्या, दूसरा भाई क्या करेगा, भाई मैं क्या करूं, दूसरा मेरे भी साथ का खड़ा हुआ है, उसको वोट नहीं दूं मैं। या फिर कोई ज्यादा ही पढ़ा लिखा हो, क्लियर बोल देगा कि मैं तो इसको वोट कैपेबल ही नहीं है, मैं तो कैपेबल कैंडिडेट को वोट दूंगा, या फिर कोई भी कैपेबल नहीं है तो फिर मैं नाटो को वोट दूंगा, मेरी वोट मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ, मेरी वोट को रद्द कर दिया जाए, मेरे को कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक एनी टाइप ऑफ कैंडिडेट वो पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, सिंपल। तो इसमें होगा क्या कि आपको लगता है कि इक्वेलिटी है, लेकिन काफी सारे जब हम अच्छे तरीके से सोच विचार के देखेंगे तो इक्वेलिटी नहीं है। और जब हम कास्ट की बात करेंगे अब, तो अब आप कास्ट को ले लीजिए, बताइए इलेक्शंस में जब हम कास्ट को उठाते हैं ना, तो इसमें दे रखा है आपका डेक्लाइन ऑफ द कास्ट सिस्टम। गवर्नमेंट ने तो क्या कहा है कि कास्ट सिस्टम को क्या कर दीजिए, जो कास्ट सिस्टम है ना इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए, इसको खत्म ही कर दीजिए, कास्ट के नाम पर वोट जानी ही नहीं चाहिए, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, कि कास्ट पर वोट ना देके। देखिए आप एक बात को मानते हैं, 2 मिनट के लिए चैप्टर से हटते हैं, एक बात को मान लीजिए कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3 कैंडिडेट, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है, ये दोनों के दोनों मेल हैं, और ये सरोजनी नायडू है, ये अगेंस्ट चली गई भाई मैं तो इलेक्शन लड़ूंगी चाहे कुछ भी हो, ठीक है, प्रतिभा पाटिल लगा लीजिए, इंदिरा गांधी लगा लीजिए,
लेकिन इंदिरा गांधी के साथ ऐसा नहीं था। इस टाइम पर क्या था, एक बात बताऊं आपको कि जब इंदिरा गांधी ना हेड बनी थी, उस टाइम पर इंडिया की जो पब्लिक थी ना, उसको इलेक्शंस के बारे में पता ही नहीं था कि किसको वोट देना है किसको नहीं। उस टाइम पे सिंगल पार्टी सिस्टम था, आईएनसी थी, और किसको वोट दे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी थी ही नहीं, वोट किसको दे। तो उसका बनना तो तय था, क्लियर। उसकी तो स्टोरी इतनी शानदार है, इंदिरा गांधी ने तो ऐसे ऐसे गेम किए थे हमारी पॉलिटी में, 1965 से लेकर और 1978 तक हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को हिला के रख दिया था। डिक्टेटरशिप अप्लाई की थी, प्रॉपर डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं। हालांकि फोर्सफुली रूल नहीं किया, लेकिन अगर दूसरी नजर से देखें इसको, तो कंप्लीट डिक्टेटरशिप था। सिंगल पार्टी सिस्टम को मैं क्या बोलूंगा, आप बताइए। जब कहीं पर सिंगल पार्टी सिस्टम है, जैसे चाइना है, उसमें सीसीपी चलती है, तो उसको हम क्या बोले, आज भी डिक्टेटरशिप बोलेंगे। और क्यों बोलेंगे, क्योंकि पब्लिक के पास ऑप्शन ही नहीं है। अब सी कैंडिडेट जो फीमेल थी और ए भी क्या थे, दोनों के दोनों मेल थे। आप तीनों इलेक्शंस में खड़े हो गए, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस और हो गया, इसकी कास्ट अलग है, इसकी कास्ट अलग है, और इसकी कास्ट अलग है, ठीक है। या इसको ऐसे कर देते हैं, ये एससी से आ गया, ये एसटी से आ गया, ये ओबीसी से आ गया, तीनों अलग अलग कर दिए हैं। अब देखिए क्या इम्पैक्ट होगा। अब आप खुद अपने मन में सोचो, ये जात कास्ट कास्ट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। जहां भी ये वोट इलेक्शन कंपेनिंग के लिए जाएंगे, वोट मांगने के लिए जाएंगे, वहां पर ये जाति जाति खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ना, कास्ट 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 कास्ट, मैं आपकी कास्ट का हूं, मुझे वोट दीजिए, मैं आपकी कास्ट को आगे लेके जाके बढ़िया कंडीशन में रख दूंगा, मुझे वोट दीजिए, मैं आपके बच्चों को जॉब दिलवा दूंगा, मुझे वोट दीजिए। आप जिस एरिया में रहते हो ना, उस एरिया में पक्की सड़कें, आपके घर में पानी की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था, सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, आप मुझे वोट दीजिए। फिर क्या करेगी पब्लिक, चलो एटलीस्ट ये तो है, ये हमारी कास्ट का है, कास्ट की है, इसको वोट दे ही देते हैं। भाई इनको वोट देंगे, मान लो इनमें से कोई जीत गया, तो हो सकता है करवा दे, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर इसने काम नहीं भी करवाया ना, तो अपनी कास्ट की तो है, अपनी कास्ट की है और रूल कर रही है, तो इसके घर पे जाके सर पे तो खड़े हो सकते हैं कि आपने तो ये कहा था, और हम आपके सेम रिलीजन से, सेम कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपने क्यों नहीं करवाया। तो इस टाइप की जब बातें आती है ना, तब क्लियरली मेंशन होता है कि ये क्या खेल रहे हैं, कास्ट कास्ट खेल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अभी ये ना वोट इसीलिए गुप्त रखा जाता है, इन बिल्कुल एकदम छुपा के रखा जाता है, किसी को नहीं पता आपको किसने वोट दिया है। इनफैक्ट जो पर्ची खुलती है ना, पर्ची उस पर कोई नंबर मेंशन नहीं होता है, बस ये होता है कि आपने इसको वोट दिया है, लेकिन ये नहीं होगा मेंशन कि ये वोट किसने दिया है। तो आप बे निश्चिंत होकर जो जीते उसी के बारे में बोल सकते हो, हाँ जी मैंने इसको वोट दिया है। ठीक है, कोई इशू नहीं है किसी भी तरफ से। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि जब एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है इलेक्शंस में और उसके पास दो ही वोट आए हैं एक उसका और एक उसकी वाइफ का, तब वो क्या बोले बताओ। तो इसमें चलता है ऐसा। अब इसमें है कि कास्ट हैज नॉट डिसअपीयर्ड फ्रॉम कंटेम्पोररी इंडिया, इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि जो मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर डिसअपीयर हुई ही नहीं है, छुपी नहीं है कास्ट, कास्टिज्म चल रहा है अब भी, कैन नॉट डिसअपीयर, यही है। और ये यही है जो मैंने बताया है आपको, ये यही चल रहा है, ये डिसअपीयर हो ही नहीं सकता है इंडिया में। तो खासकर एक तो इंडिया में शायद इतने कास्ट होंगे, शायद इतने रिलीजन होंगे, शायद वर्ल्ड में भी नहीं होंगे, इतनी डाइवर्सिटी अवेलेबल है। देखेंगे वहीं पर अलग अलग इतनी लैंग्वेज अवेलेबल है, पूरे वर्ल्ड में नहीं होंगी इतनी लैंग्वेज जिस जगह पे जाएंगे उधर ही अलग लैंग्वेज यूज करेंगे। इंडिया के कैंडिडेट पूरे के पूरे इंडिया में घूम के आएंगे, तो आधी से ज्यादा जगह तो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया जाएगा कि क्या बोल रहा है। चले जाइए नागालैंड की तरफ चले जाइए, तमिलनाडु की तरफ चले जाइए, पता नहीं क्या क्या ही बात करेंगे। अगर इंग्लिश में एक दो वर्ड समझ में आ गए तो ठीक है, नहीं तो जगह के नाम बताइए। ऑटो वाले से भी बात करेंगे तो जगह के नाम बताएंगे, और तो कुछ समझ में आना नहीं, उसको जगह का नाम समझ में आएगा बस, और फिर वो पैसे बताएगा बस।
पहुंच जाइए वहां पर, सिंपल। अब वेरियस फॉर्म्स ऑफ कास्ट एंड डिस्प्ले पॉलिटिक्स, जब इसकी बात करेंगे ना, तो जब कोई भी कैंडिडेट नॉमिनेट होता है, कोई भी कैंडिडेट नॉमिनेट होता है, तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इसी चीज से बचने के लिए कि आई बार एक ही कास्ट रूल ना करे। मान लो कोई एरिया है, ये वाला एरिया है, सपोज दैट, ठीक है, इसमें कास्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें ये मान लेंगे कि एससी का जो मेजोरिटी है यहाँ पर, और ओबीसी है ना वो बिल्कुल माइनॉरिटी में है, ऐसा होता नहीं, मान लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इसीलिए कि जी अब की बार तो आप इलेक्शंस को फाइट कर लीजिए, अगली बार ओबीसी सीट को फिलअप करेगा बस। समझ रहे हो, ये गवर्नमेंट ने बस कास्ट को थोड़ा सा ना छुपाने के लिए, कि कास्ट जैसे तैसे करके डिसअपियर हो जाए एक बार, पब्लिक ये समझ जाए कि ना हमें वोट करना है एक कैसे कैंडिडेट को जो एक्चुअल में रेस्पॉन्सिबल हो पब्लिक के लिए, उसको वोट करना है। इस चीज को दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रयास किए हैं, लेकिन काफी सारी बार ट्राई किया है, लेकिन हुआ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ट्राई करती है बस, लेकिन इलेक्शंस का टाइम आता है जब गवर्नमेंट खुद से क्या शुरू कर देती है, इसी फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर देती है कि इस एरिया में ये रिलीजन या फिर ये कास्ट ज्यादा है, इसी रिलीजन या कास्ट का कैंडिडेट उतार दीजिए मैदान में, ग्राउंड में, तो अपने आप वोट कर देंगे अपने आदमी को। ठीक है, तो इस टाइप के होते हैं। आफ्टर डेट हम चलते हैं हम इस पर, कास्ट सिस्टम ए ग्रेट थ्रेट टू इंडियन इकोनॉमी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो कास्ट सिस्टम है ना, सही बात है, बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम ने इंडिया को काफी सारे पीछे ले जाके रखा हुआ है, इस बात को आप मान लीजिए। कास्ट सिस्टम ने इंडिया को बहुत ही ज्यादा क्या करके रखा हुआ है, पीछे लेके जाके रखा हुआ है। कबीर सिंह देख लीजिए, आ जाएगा समझ में कैसे पीछे, बहुत बड़े साइन देती है कास्ट सिस्टम। ये सब एक तरफ पंजाबी है एक तरफ गुजराती है, तो क्या करे, हो गया रिलीजन, आ गया बीच में। अब जो बेचारा एक बहुत अच्छा डॉक्टर था, कहाँ चला गया, है ना। तो आज भी इंडियन इकोनॉमी के लिए बात करें ना, तो स्कॉलर्स हैं, उनके लिए कास्ट सिस्टम एक ना एक तरह से क्या बोला बना हुआ है, उसको बोलते तो हैं श्राप टाइप में, कुछ इंग्लिश में बोलते थे उस वर्ड को ना, याद नहीं आ रहा। हाँ ना, उसको है बोलते हैं, देख लेंगे बाद में, मूवी देखी थी मैंने, उसका नाम ऐसा ही था कुछ। तो डेमोक्रेसी की बात करेंगे यहाँ पर, सभी को पता है भाई कि इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, यही तो कहती है डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी खासकर, कि खासकर आप लोगों के बीच में ना ये डेमोक्रेसी है, इसमें फ्रीडम और इक्वलिटी को डाल दें तो आप आराम से रह सकते हैं, आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, इक्वलिटी को जो प्रोवाइड करवाते हैं, उनको हम फॉलो करें, उनको हम फॉलो करें। देखो इकोनॉमी के लिए ये बेकार कैसे है, ये समझो पहले इस पर। इकोनॉमी मतलब समझते हैं, पैसे पैसे, सीधा सीधा। अच्छी इकोनॉमी है तो पैसे पैसे, बुरी इकोनॉमी है तो पैसे है ही नहीं, और ज्यादा ही बुरी इकोनॉमी है ना तो भी पैसे पैसे, ये भी बात समझेंगे। जर्मनी के साथ हुई थी, इकोनॉमी बहुत ज्यादा वीक थी लेकिन पैसे ही पैसे थे, जिसके पास देखो वही गाड़ियां, पॉकेट में नोट ही नोट, नोट ही नोट, नोट ही नोट, लेकिन वैल्यू उस टाइम पर देखने लग गए कि भाई इसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, जानने दो, कोई वैल्यू नहीं। तो एक बात सोचो आप, कि जब 10 करोड़ नहीं 10 लाख इज इक्वल टू 10 लाख मार्क्स इज इक्वल टू $1, तो करेंसी की वैल्यू कितनी बेकार हो गई होगी। हम आज $1 इक्वल टू 71 रुपीज के खड़े हैं, हमारी जो कंडीशन है वो ही बहुत बेकार है। 1950 का टाइम था, ये इक्वल थे दोनों, डॉलर और रुपी, और हम धीरे धीरे कहाँ जाते जा रहे हैं, नीचे जाते जा रहे हैं। हम यही कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ना, इसी का रीजन है ये। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, याद रखेंगे। महंगाई बढ़ेगी, चीजें महंगी होंगी, पब्लिक चीजों को खरीद नहीं पाएगी, कैपेबल नहीं होगी खरीदने के लिए, कंपनी फिर उन चीजों को बनाएगी क्यों, लिमिटेड अमाउंट में बनाएगी,
और जब लिमिटेड अमाउंट में बनाएगी तो उसको लिमिटेड अमाउंट में मैन पावर की नीड होगी, और जो ज्यादा मैन पावर है उसको क्या करेंगे, वो रिसेशन में डाल देंगे, निकाल देंगे वहां से। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती चली जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो आगे हम इसको करते हैं अभी, स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डू अवे विद कास्टिज्म। तो अनटचेबिलिटी हैज बीन अबोलिश, सभी को पता है। सबसे ज्यादा काम इसी पर किया था भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर जो थे, ये थे भीमराव अंबेडकर, ये वाले, ये जो हैं, इन्होंने क्या किया था कि अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का मीन समझते हैं आप? हाँ, इसको खत्म कीजिए पहले आप ना। कोई भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, सब इक्वल कीजिए। स्कूल में जाएंगे बच्चे तो टीचर के लिए सब इक्वल, टेंपल में जाएंगे तो सब भगवान के लिए सब बराबर, इलेक्शंस फाइट करेंगे तो कोई कास्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं, एक अच्छे कैंडिडेट को वोट प्रोवाइड करवाना है। तो भीमराव अंबेडकर ने सारी की सारी बातें बताई थी और कहा कि अनटचेबिलिटी को रिमूव कर दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लास्ट में क्या कर दिया, इनको डाल ही दिया। आर्टिकल नंबर 17 याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 17 बोलता है राइट टू अनटचेबिलिटी। ओके, आगे बोलता है फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वलिटी। सभी को पता है, बताने की नीड ही नहीं है, बार बार वही बात आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ये लो इक्वलिटी बोलता है, लेकिन इक्वलिटी है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दी, है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 14 में कहा कि इक्वलिटी है, आर्टिकल 15 में जाते ही बोल दिया कि कोई इक्वलिटी नहीं है जी, कहीं कहीं डिस्क्रिमिनेशन होगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 14 ने कहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 में जाते कहते हैं हाँ इक्वलिटी बिफोर लॉ तो है, बट कुछ कुछ कंडीशन में डिस्क्रिमिनेशन होगा। लाइक जब नर्स की पोस्ट आएंगी ना, नर्स की पोस्ट आएंगी गवर्नमेंट के पास, तो वहां पर फीमेल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। जहां पर डिफेंस की बात आएगी वहां पर मेल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। तो इसीलिए आर्टिकल 15 में बोला है कुछ कुछ कंडीशंस में डिस्क्रिमिनेशन होगा। कैपेबल है, लेकिन नर्सिंग के लिए मान लीजिए, नर्सिंग का ही ले लेते हैं, नर्सिंग के लिए ना जो फीमेल है उन्हीं को ही एक बढ़िया और अच्छा माना जाता है कि यही जो है फीमेल है वो नर्स का काम अच्छा कर सकती है मेल से। जैसे कि अगर फीमेल्स को पीछे राइफल लगा के और भेज दिया जाए बॉर्डर पर, और एक तरफ मेल को भेज दिया जाए, तो फीमेल की बजाय ना मेल काफी इफेक्टिव होगा ऐसी सिचुएशन में। दो तरीके हैं, दोनों है मेथड, कि जो मेल है ना वो नेचुरली ही मेंटली स्ट्रांग होते हैं। इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहती है ये बात कि मेंस नेचुरली स्ट्रांग होते हैं मेंटली, वो किसी भी सिचुएशन को है ना फेस कर सकते हैं, घबराते नहीं है। और फीमेल है ना वो थोड़ा सा ओवर प्रेशर, क्या यूनिक होता है, वो यूनिक को नहीं उठा सकते हम। एक्सेप्शनल केस को तो साइड में ही रखेंगे, एक्सेप्शनल केसेस को तो साइड में ही रखेंगे। ठीक है, आगे जो आता है रिजर्वेशन, देखो इसमें खुद ही बता दिया है कि रिजर्वेशन दे दिया, इसका मतलब इक्वलिटी रही कहीं। इसमें खुद ही बताया है कि रिजर्व, पहले तो बोला इक्वलिटी है, अब बोला कि रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन ही तो है नर्सिंग के लिए केवल फीमेल्स को अप्लाई करना, ये फीमेल्स के लिए क्या है, रिजर्वेशन ही तो है एक टाइप से। तो आर्टिकल 15 में क्या बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन दे दिया गया है, अब रिजर्वेशन मिलेगा SC ST और OBC को। ठीक है, आगे इसमें पॉइंट दे रखा है, एज ए डायरेक्टिव पॉलिसी स्टेट इज ए ड्यूटी बाउंड टू प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है ना, ये सर आपकी हो गई, क्योंकि ये हमें बस देखे हैं, इनका आपको एक बार मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। जो ST SC है ना, उनके साथ हिस्ट्री से लेके और आज तक ही शायद ही कभी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा किया होगा। रिजर्वेशन जरूर प्रोवाइड करवा रखा है, लेकिन रिजर्वेशन भी तब काम का हो जब, अब मान लो कोई एक पोस्ट आई IAS के लिए, जब उनके पास IAS की जितनी क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो IAS की पोस्ट का रिजर्वेशन का करेंगे क्या वो, बताइए। ST की बात करें तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती है ना, आप तो तुरंत जैसे मान लो स्कूटी मोटरसाइकिल या फिर स्कूल ओपन होंगे तब बसेस में भी आ जाएंगे। लेकिन जब शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं ना, उनके स्कूल ऐसे नहीं होते हैं, उनको बेचारों को नदियां क्रॉस करके, पहाड़ क्रॉस करके
इस टाइप से उस स्कूल में पहुंचते हैं ट्राइब्स वाले, बहुत मुश्किल से। जो दिल्ली स्कूल में जाते हैं बहुत ही मुश्किल से उस स्कूल में पहुंचेंगे। अगर आपको लाइव एग्जांपल देखना है, हिमाचल के स्कूल देख लेना जाके, आप ज्यादा दूर नहीं जाना है, हिमाचल में शिमला चले जाना, और शिमला पे आप जाके देखोगे ऐसा भी कुछ होता है इंडिया में। आपकी रजिस्ट्री यहाँ पर ग्राउंड की है, वहां पर माउंटेन्स की रजिस्ट्री करवाई हुई है कि ये जगह इतने से लेके इतने तक मेरी है और इस पे मैं ही रहूंगा। आप देखेंगे कि ये माउंटेन खड़ा हुआ है, नीचे से मकान बनना शुरू हो रखे हैं, ऐसे ऊपर 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 ऊपर। तो हर टाइप का एटमॉस्फेयर फेस करना पड़ता है, एनवायरनमेंट फेस करना पड़ता है। हो सकता है ज्यादा बारिश आ जाए, कम बारिश आ जाए, ज्यादा धूप हो। देखो कोई माउंटेन्स के अंदर रहेगा ना, तो वहां ज्यादा धूप रहेगी तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ज्यादा बारिश रहेगी तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, और ज्यादा टेम्परेचर लो रहेगा ना तो भी वो क्रिएट करेगी प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि जो स्टोन है ना वो गर्म बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत, और जो ठंडा है ना वो ठंडा बहुत जल्दी हो जाता है। और वहां पर जब बारिश ज्यादा आ गई तो पत्थर जो है ना उस पर वो नीचे चलने के, कट के नीचे चलने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, जिससे कि काफी सारे इम्पैक्ट इफेक्ट्स हो सकते हैं वहां की पब्लिक पर। तो हम जैसा लाइफ लिव कर रहे हैं और वो जैसा लाइफ लिव करते हैं उसमें दिन रात का डिफरेंस, बहुत ज्यादा एफर्ट्स के साथ वो अपनी लाइफ को लिव करते हैं, और इसीलिए उसको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। और कोई रीजन नहीं है यहाँ पर रिजर्वेशन देने का एसटी को। और एसटी को इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके पीछे से ही कंडीशन बता रहा था ना, भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बारे में बताया था, वो ऐसे 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 करके बीच में कौन आते थे? लोअर कास्ट वाले बेचारे। आज तो फिर भी कुल मिला के सही हो गया है काम, लेकिन पहले काफी सारे डिफरेंसेस थे इनमें। एजुकेशन प्रोवाइड टू मोर एंड मोर पीपल इंटरकास्ट मैरिज। ये देखो हमारा वाला आ गया है, जो हमने अभी अभी कबीर सिंह का एग्जांपल दिया गया था, उसमें क्या था? इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन क्यों नहीं करते हैं भाई? फैक्ट बताऊं, हम भी नहीं करते हैं। फैक्ट है, हम यहाँ पर जितने बैठे हैं ना, हम भी नहीं करते हैं। जहां भी जाएंगे कोई नहीं करेगा जब तक हम मिडिल क्लास में रहेंगे। ठीक है, मिडिल क्लास में रहेंगे ना, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। अब जिस दिन कोई कैंडिडेट ये इस मिडिल क्लास से सीधा आईएएस बन गया ना, उस दिन वो चाहे किधर भी मैरिज करे कोई इशू नहीं है, कोई उंगली उठाने वाला नहीं, कोई भी। क्यों? क्योंकि उसने मिडिल क्लास को क्रॉस करके कहां चला गया है? वो अपर क्लास के अंदर चला गया है। और अपर क्लास में इंटरकास्ट मैरिज कीजिए, इंटर रिलीजियन मैरिज कीजिए, कोई इशू नहीं। बस वहां पर ये देखते हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि जिसके साथ मैरिज हो रही है ना, वो लड़का है लड़की जिसके साथ भी हो रही है, वो अच्छे हैं, उनके थॉट्स अच्छे हैं, दोनों के थॉट्स मैच होते हैं, बात खत्म उधर की उधर। अब जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा हम अपनी क्लास को क्रॉस करने के लिए ट्राई करेंगे, चाहे वो आईएएस लगे या फिर एमआईटी जाके पढ़े या फिर आईआईटी जाके पढ़े। लेकिन ऐसा टाइम आएगा कि वो अपनी क्लास को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, फिर वो घर वालों की भी नहीं सुनेगा, आप कुछ भी कहिए। जितने भी मैंने देखे हैं लाइव एग्जाम्पल मेरी लाइफ के, बहुत सारे हैं। तो जैसे वो मिडिल क्लास को क्रॉस करके आगे जाते हैं ना, उनकी इंटरकास्ट मैरिज ही देखी है मैंने, इंटरकास्ट मैरिज ही देखी। इनफैक्ट मेरे खुद के ही अंकल हैं, 2010 में सीडीएस क्वालिफाई किया था, लेफ्टिनेंट बन गए, मेजर बन गए, मेजर बनने के बाद इंटरकास्ट मैरिज कर लिया, कोई इशू नहीं है। घर वाले खुश है, अगर हम कर लेते तो इशू इशू हो जाते। तो जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा माइंड डेवलप होगा, जितना ज्यादा माइंड डेवलप होगा ना, फिर आप ये छोटी मोटी बातें जैसे कास्ट, रिलीजन, धर्म वगैरह को ना इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन ये इग्नोर करना शुरू कर दिया, उस दिन आएगी एक्चुअल इक्वेलिटी। काफी सारे के घर तो ऐसे भी होगा कि अगर कोई SC ST से आ गया ना, तो पानी का गिलास देने में प्रॉब्लम हो जाती है, देंगे। बहुत सारी जगह देखा है मैंने, क्यों नहीं देंगे? अरे वही 2 लीवर लीवर इनके पास है, वही किडनी है, वही हार्ट है, ठप्पा कहाँ है? देखिए नहीं देखिए। कहाँ है कास्ट? केवल अपने यहाँ पर है, मन में है बस, और कहीं नहीं है। तो इस मन की जो बेकार चीजें हैं ना, इनको निकाल के बाहर फेंकिए और अच्छी अच्छी चीजों को अंदर रखिए, तब आएगा मजा। ठीक है, तो आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। इसके नोट्स आपको आज शाम तक मिल जाएंगे, कर लेना राइट डाउन। और कल
देखते हैं, कल आपका रखते हैं एक फुल टेस्ट, ठीक है, और बात करके रखेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको भी कोई इश्यू हो कहीं भी तो आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज डाल सकते हैं।